अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ को, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आपके एनुअल पेपर में आते हैं। आप उन्हें रिपीट करके, रिवीजन करके उनमें भी अच्छे नंबर ले सकते हैं, और ये एमसीक्यूज़ में मुकम्मल नंबर लेना कोई मुश्किल नहीं है। तो ये गिने चुने से होते हैं। तो हम देखेंगे कि कौन से जवाब बनते हैं और कौन से जवाब नहीं बनते, ताकि जिसमें डाउट है वो डाउट आपका दूर किया जाए और बेहतर तरीके से हल किया जाए। तो बेटा आएँ, सबसे पहले हम देखते हैं कि जंग आज़ादी, पहला एमसीक्यूज़ क्या है, जंग आज़ादी किस साल लड़ी गई। तो ये बड़ा मशहूर क्वेश्चन है और हर बच्चा जानता है कि जंग आज़ादी का जो साल था वो 1857 था। तो पहले एमसीक्यूज़ का जो जवाब है वो जुज़ है बे। और इसी तरह अब आगे देखें हम, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम किस साल अमल में आया। तो अगर हम देखते हैं कांग्रेस को या हम इंडिया को देखते हैं और शिमला वफ़द को देखते हैं, उसके बाद की बात है, ये अमल में आया था 1906 में। तो दूसरे एमसीक्यूज़ का बेटा आपका जवाब भी बनेगा बाजोस। अब अगर बात करते हैं हम तीसरे एमसीक्यूज़ की कि 11 सितंबर 1948 को भारत ने किस रियासत पर हमला किया। तो बेटा रियासत हैदराबाद, दक्कन, इसका जवाब है अलिफ। तीसरे एमसीक्यूज़ का जवाब क्या है, अलिफ जुज़ है। तो 11 सितंबर 1948 को भारत हमला किया था। अगर पूछे कि उस पर कब्ज़ा कब किया था, इस तरह भी वो पूछ सकता है इस एमसीक्यूज़ को कि भारत ने रियासत हैदराबाद, दक्कन पर कब्ज़ा किस सन में किया। तो सन 1948 था। अगर महीने का पूछे तो वो सितंबर था, अगर तारीख का पूछे तो वो 17 थी। क्योंकि रियासत जम्मू कश्मीर ये 1948 का मामला नहीं है। रियासत मनावर ये मिली जुली रियासतें थी आपस में, था तो चारों में इख्तलाफ पाया जाता है, लेकिन इनकी तारीख कब्ज़े की या हमले की वो अलग अलग हैं। और अगर हम देखेंगे कराची से रियासत जूनागढ़ का फ़ासला कितने किलोमीटर है। कराची हमारा आखिरी बड़ा शहर है जो सूबा बलूचिस्तान के अंदर आता है, सिंध में। तो अब देखें, यहाँ से कराची से रियासत जूनागढ़ का फ़ासला था 480 किलोमीटर। चौथे एमसीक्यूज़ का जवाब क्या है, बाजूस। क्योंकि जहाँ पे बाउंड्री लाइन ख़त्म होती है पाकिस्तान की सरहद की, फिर उससे आगे इंडिया की सरहद शुरू होती है और उससे कुछ किलोमीटर आगे रियासत जूनागढ़ है। अगर इसको देखा जाए तो ये तकरीबन फ़ासला जो बनता है 480 किलोमीटर, ये जहन में रखिएगा। ना 380 के ऑप्शन पे आपने ट्राई करनी है, ना 580 के और ना 680 के, बल्कि जहन में रखिएगा 4 का हिस्सा आपके जहन में होना चाहिए। और 80 तो सबके साथ है, लेकिन डिफरेंट चीज़ क्या है, 3, 4, 5, 6। कराची से जूनागढ़ की जब भी बात आएगी तो आपके जहन में फ़ौरन उसका एमसीक्यूज़ का जवाब होना चाहिए, वो 480 किलोमीटर है। तो इसमें किसी किस्म का आपको डाउट नहीं होना चाहिए। और इसी तरह पांचवा आपका एमसीक्यूज़ है, पाकिस्तान के शुमाल में कौन सा मुल्क वाक़ है। वैसे तो पाकिस्तान की 4 जानिब हैं, तो यहाँ पे हम 3 से 4 एमसीक्यूज़ हल कर सकते हैं एक ही एमसीक्यूज़ से। अगर देखें तो अगर वो पूछे कि पाकिस्तान के शुमाल में कौन सा मुल्क वाक़ है, तो हम क्या कहेंगे, शमाल में चीन वाक़ है। क्योंकि शमाली पहाड़ी सिलसिलों में हम जाते हैं तो सैर व तफरीह के लिए भी, और उसमें खंजराब भी आता है, चाइना बॉर्डर जिसे कहा जाता है, सुस्त गिलगित से गुज़रते हुए, तो वो पाकिस्तान के शमाल में वाक़ है। मशरक़ से शमाल की जानब चीन वाक़ है। और अगर वो पूछे कि यहाँ से और भी हम हल करेंगे, अगर पूछे कि पाकिस्तान के यहाँ पे शमाल की बजाय वो पूछ ले कि पाकिस्तान के मशरक़ में कौन सा मुल्क वाक़ है, तो हम क्या जवाब देंगे, उसका जवाब होगा जीम जुज़, इंडिया। अगर वो पूछ ले कि पाकिस्तान के जुनूब में क्या वाक़ है, एक तो उसके अंदर सऊदी अरब की बात आ जाएगी। तो ये जहन के अंदर ऑप्शन आपके होने चाहिए। सरहदों के बदलने से उसका जवाब भी बदल जाएगा और इसमें आप उलझ ना जाइएगा। और यहाँ पे जो उसने कहा कि पाकिस्तान के शुमाल में कौन सा मुल्क वाक़ है, तो 5वें एमसीक्यूज़ का जवाब क्या होगा, दालजुज़। ये 5वें एमसीक्यूज़ का जवाब है दालजुज़ के चाइना वाक़ है।
अब छठा एमसीक्यूज है, आबो हवा के लिहाज से पाकिस्तान को कितने हिस्सों में तकसीम करते हैं। तो बेटा ये अल्लाह का एहसान है कि पाकिस्तान के अंदर चारों मौसम भी पाए जाते हैं और आबो हवा के लिहाज से इसे 4 हिस्सों में तकसीम भी किया जाता है। तो अगर मैं 4 हिस्सों की बात करूं तो सबसे पहले शुमाली पहाड़ी सिलसिले हैं, फिर मगरबी पहाड़ी सिलसिले हैं, फिर साहली इलाके हैं, फिर मैदानी इलाके हैं। तो ये 4 सिलसिले हैं आबो हवा के लिहाज से पाकिस्तान के। लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, आबो हवा के लिहाज से पाकिस्तान को कितने हिस्सों में तकसीम करते हैं, तो वो बेटा क्या है, 4 हिस्सों में करते हैं। छठे एमसीक्यूज का जवाब होगा दाल जुज। तो इसी तरह बेटा अगर आगे चलते हैं हम, तो 7वां एमसीक्यूज क्या है, पाकिस्तान में ज़कात और उशर का निज़ाम कब राइज हुआ। ज़ियाउल हक के दौर का आपको पता होगा, तो ज़ियाउल हक के दौर के अंदर ये मामला हुआ, तो उसका निज़ाम जब राइज हुआ तो वो 1980 था। 7वें एमसीक्यूज का जवाब क्या होगा, अलिफ जुज़। वो कई एक और तरीक़ों से भी आपसे पूछ सकता है। अब शरी हदूद का आर्डीनेंस का निफाज कब हुआ, 8वां आपका एमसीक्यूज है और इसका जवाब है जीम जुज़। 8वें एमसीक्यूज का आपका जवाब क्या है, जीम जुज़ 1979 में। ये शरी हदूद का आर्डीनेंस था। तो शरी हदूद के आर्डीनेंस की बात आए तो आप 1979 याद रखेंगे। अगर बात पाकिस्तान में ज़कात और उशर के निज़ाम की आएगी तो आप क्या याद रखेंगे, 1980। तो आगे वो कहता है कि 1973 का दस्तूर कब नाफिज हुआ, ये 9वां एमसीक्यूज है आपका। तो इसका जवाब क्या है, बाजुज़ 14 अगस्त। तो बेटा यहाँ पे वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से भी पूछ सकता है आपको। मिसाल के तौर पे वो पूछ सकता है कि 1962 का दस्तूर पूछ ले आपसे, या 1956 का दस्तूर पूछ ले आपसे। तो इस चीज़ को मेरा बेटा आप ना मलहूज़े खातर रखेंगे। 1973 की बात आएगी तब जाके आप 14 अगस्त पे टिक करेंगे। 72 की बात आए, 56 की बात आए तो बेटा वो महीना चेंज हो जाएगा। और बेटा आपका 10वां एमसीक्यूज़ है, इंसानी हुकूक का पहला चार्टर है। तो इंसानी हुकूक का पहला चार्टर क्या है, तो बेटा ये 10 ज़िलहिज्जा खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी हुकूक का पहला चार्टर बताया था, जिसमें ग़ुलामों के हुकूक थे, बीवियों के हुकूक थे, और इसी तरह नस्ल रंग से बहरावर होके इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बात की गई थी, ताकि लोगों के दरमियान रंग नस्ल को ख़त्म करके उनके दरमियान तकवे की बुनियाद पे लोगों की जो है इज़्ज़त दिलों में पैदा हो। तो 1973 इंसानी हुकूक का पहला चार्टर जीम जुज़ है बेटा इसका जवाब। 10वें एमसीक्यूज़ का जवाब क्या है, जीम जुज़ खुतबा हज्जतुल विदा। लेकिन अगर बात आए एक और तरीके से भी ये पूछा जा सकता है कि किसने सबसे पहले इसको अपने निज़ाम में बाकायदा तौर पे शामिल किया या बाकायदा तौर पे शाया किया, तो बेटा फिर वो बात आएगी फ्रांस का दस्तूर, दाल जुज़ बनेगा उस एतबार से। लेकिन अगर इंसानी हुकूक का पहला चार्टर पूछें आपसे तो सिर्फ उसका जवाब होगा खुतबा हज्जतुल विदा। बेटा आपका 11वां एमसीक्यूज़ है, कौमी असम्बली के अरकान की कुल तादाद क्या है। तो बेटा 11वें एमसीक्यूज़ का जवाब क्या है आपका, बाजुज़। वो बाजुज़ किस एतबार से है मेरा बेटा कि 342 है कौमी असम्बली के अरकान की कुल तादाद। पहले कम थी, फिर उसके अंदर चेंज आया, फिर उसे बढ़ा दिया गया। एक तो कम्युनिटी जैसे जैसे बढ़ती है यकीनन ज़रूरतें भी बढ़ती हैं, और ज़रूरतें पूरी करने के लिए लोग, कबीना के लोग, पार्लियामेंट में बैठने वाले, तो नशिस्तें भी बढ़ जाती हैं। तो उस एतबार से उन चीज़ों को तकसीम किया जाता है। तो जहन में रखिएगा कौमी असम्बली के अरकान की कुल तादाद क्या है, 342। बेटा आगे आपसे पूछेगा, आपका 12वां एमसीक्यूज़ है, पाकिस्तान में सेनेट के अरकान की तादाद है। तो बेटा इसका जवाब होगा अलिफ जुज़। पाकिस्तान में सेनेट के अरकान की तादाद 104 है। पहले कम थी, बाद में बढ़ा दी गई। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको कौमी असम्बली के अरकान की कुल तादाद के अंदर, कि जैसे जैसे ज़रूरतें बढ़ती हैं, कम्युनिटी बढ़ती है, लोगों को उनकी ज़रूरतें देने के लिए ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं, तो ज़ाहरी बात है सेनेट की सीटें भी बढ़ जाती हैं और अरकान की तादाद भी बढ़ जाती है। तो बेटा आपका 13वां एमसीक्यूज़ मौजूदाडू के खंडरात की ज़िला में वाक़या है। वैसे तो मौजूदाडू ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, तो बेटा ये कई एक एतबार से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है इसका 13वें एमसीक्यूज़ का, वो है बेटा लाड़काना। मौजूदाडू के खंडरात किस ज़िला में वाक़या हैं, तो बाजुज़ इसका जवाब है बेटा।
तो अब जहन में ये रखना है आपने, अगर सिर्फ वो ज़िले की बात करे तो लाड़काना, अगर वो पूछे कि किस सूबे में वाक़या है, मोंजूदाड़ू के खंडरात किस सूबे में वाक़या है, तो फिर आप लाड़काना की बजाय यहाँ पे सिंध भी लिखा होगा तो सिंध के आंसर पे आप सही का निशान लगाएंगे, करेक्ट आंसर सिंध होगा। अगर वो पूछे कि सूबा पंजाब के किस ज़िले में ये खंडरात वाक़या हैं, तो बेटा फिर इसका जवाब क्या होगा, यहाँ पे आ जाए कि साहिवाल के खंडरात किस ज़िला में वाक़या हैं, तो बेटा इसका करेक्ट आंसर होगा साहिवाल। और अगर वो पूछे साहिवाल के किस शहर में वाक़या है, तो बेटा साहिवाल का एक कस्बा है करीब हड़प्पा, जो 24 किलोमीटर के फासले पे है। एक इससे MCQs और भी हल होता है कि साहिवाल से हड़प्पे का फासला क्या है, हड़प्पा के खंडरात का, तो बेटा वो क्या फासला होगा, 24 किलोमीटर। और यहाँ पे अगर पूछ ले कि सूबा सिंध से मोंजूदाड़ू का फासला कितना है शहर का, तो बेटा वो 27 किलोमीटर। एक और तरह से भी ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे बेटा कि मोंजूदाड़ू के खंडरात और साहिवाल के खंडरात, इन दोनों के मबैन कितना फासला है, तो बेटा वो हम फासला क्या बताएंगे, 650 किलोमीटर। क्या होगा वो, 650 किलोमीटर। मैंने पहले भी बताया कि अगर मोंजूदाड़ू की बजाय वो पूछ ले आपसे कि हड़प्पा के खंडरात किस ज़िला में वाक़या हैं, तो आप साहिवाल का जिक्र करेंगे। और अगर पूछ ले साहिवाल से हड़प्पा का फासला क्या है, तो बेटा 24 किलोमीटर। और अगर वो पूछ ले आपसे कि सूबा सिंध से मोंजूदाड़ू का फासला क्या है, तो बेटा आप क्या लिखेंगे, 27 किलोमीटर। एक और बेटा यहाँ पे सवाल हल होता है आपका कि आखिर ये जो मामले किए गए हैं, तो इनकी सर्च के लिए सर जॉन मार्शल आए थे, किसका नाम लेना है, वो पूछे खंडरात की खोद किसने लगवाई थी, तो बेटा उसका नाम क्या था, सर जॉन मार्शल। उसका नाम बेटा सर जॉन मार्शल था। यहाँ से आपका एक और MCQs हल हो जाएगा। ये मैंने एक MCQs के आपके तकरीबन 6 MCQs हल करवाए हैं, तो बेटा आप कहेंगे वो आए थे 1922 के अंदर। सर जॉन मार्शल कब आए थे, 1922 के अंदर। तो मेरे ख्याल में आपके यहाँ से 6 MCQs हल हो गए हैं। अब आगे चलते हैं मेरा बेटा। तो अगर वो पूछे आपसे आपका वादी सिंध की तहज़ीब कितने साल पुरानी है, तो मेरा बेटा वादी सिंध की तहज़ीब 5000 साल पुरानी है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, दाल जूस। लेकिन मेरा बेटा ये एक और तरीके से भी पूछा जा सकता है, वो पूछे कि ये तहज़ीब तो 5000 साल पुरानी है लेकिन तबाह कब हुई, तो मेरा बेटा करेक्ट आंसर होगा 2500 साल। 2500 साल पहले मेरा बेटा ये तबाह हुई थी। तो यहाँ से 2 MCQs आपके हल हुए हैं। तो मेरा बेटा इसी तरह वो अगर आपसे पूछे कि मोंजूदाड़ू का मतलब क्या है, तो मेरा बेटा सर जॉन मार्शल ने जो तहकीक की थी साहिवाल के खंडरात हड़प्पा और सूबा सिंध के खंडरात मोंजूदाड़ू में, तो उसने ये तखमीना लगाया था, अंदाज़ा लगाया था कि वहाँ 2500 साल पहले सैलाब आया जिसकी वजह से लोग तबाह कर दिए गए। और जब हमने उन शहरों को करेदा, खंडरातों को करेदा, तो हम वहाँ इंसानी ढांचे मिले, उनकी तहज़ीब की कुछ चीज़ें मिली, उनके बाज़ार कैसे थे, रहन सहन के तरीके क्या थे, जो चीज़ें मैंने क्लास में बड़ी तफसीली तौर पर डिस्कस की थी। सेवरेज का सिस्टम था और फिर इसी तरह उनके आपस के अंदर जो मामले थे वो बड़े अच्छे थे, मिट्टी के बर्तन थे और फिर लकड़ी की मशीनें थी वो इस्तेमाल करते थे। अब तो हमारी जदीद सनाती इंडस्ट्री है। तो बेटा उसका जवाब क्या होगा, मोंजूदाड़ू का मतलब है मुर्दों का शहर। इसका जुज़ बेजुज़ है बेटा, जिस पे आप निशान लगाएंगे ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि वो मर चुके हैं। और मर्द ना समझना ऐसे बेटा, जो मर चुके होते हैं वो मुर्दों में शामिल हो जाते हैं। तो लिहाजा आप भी ना जागने का सबूत देंगे तो इन्हें हल भी करेंगे। तो आगे मेरा बेटा आपका MCQs है कि पाकिस्तान के लोगों की कदर मुश्तरक क्या है। तो बेटा कदर मुश्तरक है, यहाँ पे ऑप्शन अलिफ ऑप्शन के अंदर है बेटा दीन इस्लाम। ये इसका करेक्ट आंसर होगा कि दीन इस्लाम सब का मुश्तरक है। अगर वो बात करता है मेरा बेटा बेजुज़ के अंदर, मिसाल के तौर पे इसी सवाल के बारे में कि पाकिस्तान के लोगों की कदर मुश्तरक है, एक कह देगा कि ज़बान, मेरा बेटा ज़बान मुश्तरक नहीं है, सूबों के अतबार से मुख्तलिफ है। बलूचिस्तान में रहने वाले बलोची बोलते हैं, पंजाब में रहने वाले पंजाबी बोलते हैं, सिंध में रहने वाले सिंधी बोलते हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले ज़ाहिरी बात है वो पश्तो बोलते हैं। तो मेरा बेटा एक और आपसे जीन जुज़ पे वो पूछ सकता है कि एक और बात दे सकता है कि ज़बान के अलावा एक और चीज़, मिसाल के तौर पे सकाफ़त मुख्तलिफ है। नहीं मेरा बेटा, सकाफ़त एक नहीं है, सकाफ़त मुख्तलिफ है। वो किस एतबार से, हर इलाके का रहन सहन लिबास भी एक जैसा नहीं है, वो भी चीज़ें मुख्तलिफ है। तो करेक्ट आंसर उसका क्या होगा कि पाकिस्तान के लोगों की कदरें मुश्तरक क्या है मेरा बेटा, दीन इस्लाम। मैं ये इसे मिटा रहा हूँ, आगे चलते हैं मेरा बेटा।
तो यहाँ पे उसने कहा कि पश्तो ज़बान का पहला शायर था। करेक्ट आंसर होगा मेरा बेटा अमीर करोड़, अलिफ जुज़। और अगर आ जाए बात तसव्वुफ़ की, कुछ जहनों के अंदर इश्कालात आ जाते हैं तो वो फ़ौरन टिक किसे करते हैं, माशाल्लाह रहमान बाबा। तो रहमान बाबा को आपने टिक नहीं करना। खुशहाल खान खटक जो थे वो पश्तो के दूसरे शायर थे, पहले शायर अमीर करोड़ थे। और मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दी कि जो ज़्यादा मालियत जिसके पास होती है वो अमीर भी होता है। तो मलामसत इसका ताल्लुक ही नहीं है पश्तो ज़बान के शायरों से। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर है अमीर करोड़। तो बेटा आगे पूछेगा आपसे, ज़्यादातर खुश्क मेवाजात पाकिस्तान के किस सूबे में काश्त होते हैं। तो बेटा KPK से मुराद क्या है, अलिफ जुज़ है मेरा बेटा। ये दो एतबार से पूछ सकता है, एक तो इसे नाम दे दिया गया KPK का, और बेटा एक इसे नाम दिया गया है, इसे सरहद भी कहा जाता है। अलिफ जुज़ इसका करेक्ट आंसर होगा। और अगर बात पंजाब की है तो मेरे ख्याल में बेटा जो पंजाब पे टिक कर दे कि खुश्क मेवाजात पाए जाते हैं, ना तो पहाड़ी इलाका है, ना अखरोट के दरख्त हैं, ना चलगोज़ों के दरख्त हैं, तो बेटा ये थोड़ा सा ना सेंस से काम भी लिया करें कि पंजाब में माशाल्लाह एक जैसी ज़मीन है, हमवार ज़मीन है, ऊंच नीच नहीं है, मौसम सर्द नहीं है, जहाँ सर्द मौसम खुश्क मेवेजात भी वहाँ पाए जाते हैं, ये जहन में रखना। और यहाँ पे सिंध की बात करता तो मेरा बेटा सिंध के अंदर भी ऐसा कोई तसव्वुर नहीं, सहराई इलाका है, खुश्क मेवाजात नहीं हो सकते। बलोचिस्तान में मानता हूँ मैं कि बलोचिस्तान में खुश्क मेवाजात पाए जाते हैं, लेकिन कदरे कम, जितने ज़्यादा KPK में पाए जाते हैं किसी और सूबे में वो नहीं पाए जाते। तो मेरा बेटा ये आप बात समझ गए होंगे। आगे मेरा बेटा बात होती है कि कौमी मईशत और आवाम की खुशहाली के लिए मुल्की वसाइल को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने का नाम क्या है। बेटा बेहतरीन तरीके से मईशत को इस्तेमाल करने का नाम मुआशी मनसूबाबंदी है। मुआशी खुद कफालत नहीं है बेटा। जब कौमी मईशत खुशहाल होती है, आवाम खुशहाल होती है, तो बेहतरीन तरीके सिर्फ खुद कफील होने पे नहीं होते। खुद कफालत का मतलब क्या है, सिर्फ आप अपने बारे में सोचते हैं। खुद कफील का मतलब कि आप सिर्फ अपने घर वालों की ज़िम्मेदारी लेते हैं, किसी और की ज़िम्मेदारी नहीं लेते। लेकिन जब मनसूबाबंदी है तो मनसूबाबंदी ओवरऑल इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। सनती तरक्की का कोई ताल्लुक नहीं है खुशहाली के साथ जब तक मुआशी मनसूबाबंदी नहीं होगी। आप माशाल्लाह आपके पास ईंटें हों, सीमट हों, बजरी हो, मजदूर हो, लेकिन किसी को पता ही नहीं कि इमारत खड़ी कैसे करनी है। एक मोची है वो काम जूतों का करता है और उसे मंजिल सौंप दे। जब तक मनसूबाबंदी नहीं होगी काम नहीं हो सकते। और सनती तरक्की समझ गए आप। तजारत बेटा, तजारत एक अलग पेशा है, मनसूबाबंदी एक अलग पेशा है। सबसे पहले किसी भी चीज़ की मनसूबाबंदी की जाती है, सबसे पहले इमारत नहीं बनाई जाती, उसका नक्शा तैयार किया जाता है, बाद में जाके इम्प्लीमेंट किया जाता है जो भी करना हो। तो इसका बेटा करेक्ट आंसर क्या होगा, बाजुज़, मुआशी मनसूबाबंदी। आगे बात करता है बेटा कि मरियम मुख्तार कौन थी। तो मेरा बेटा ये पाकिस्तान की बहुत मायानाज बेटी थी जिसने एयर के अंदर अपना नाम भी मनवाया और इसे यकीनन इनाम से भी नवाजा गया। तो इसका करेक्ट आंसर है मेरा बेटा अलिफ जुज़। ये मरियम मुख्तार थी पायलट, खिलाड़ी नहीं थी, डॉक्टर नहीं थी, उस्ताद नहीं थी। जब भी मरियम मुख्तार का बात नाम आए तो हादसे के अंदर वो अल्लाह को प्यारी होगी थी, शहादत के मर्तबे पे फाइज होगी, तो वो पायलट थी। तो आगे बेटा पूछेगा हुकूमत पंजाब का तहफ़्फ़ुज़ निस्वां एक्ट किस साल मंजूर हुआ। बेटा यहाँ पे याद रखें, मैं आपके 3 MCQs हल करूँगा। अगर आपसे पूछे कि हरासा करने का एक्ट क्या है, तो वो बेटा हरासा करने का एक्ट है सन 2010, अलिफ जुज़। और अगर बात आ जाए तहफ़्फ़ुज़ निस्वां की, तो बेटा जुज़ है ये जो यहाँ पे जिक्र किया गया, हुकूमत पंजाब का तहफ़्फ़ुज़ निस्वां एक्ट किस साल मंजूर हुआ। बेटा ये सन 2016, फिर इसका जुज़ बा बन जाएगा। और बेटा अगर बात करें ओवरऑल कम उम्री की शादी, तो उसमें आपने 2 चीज़ें याद रखनी है। सज़ा कितनी थी, 6 माह, और जुर्माना कितना था, 50,000। कम उम्री की शादी पूछ लेता है कि उसे सज़ा कितनी होगी, तो मेरा बेटा जहन में रखेंगे 6 माह। और अगर जुर्माने की बात आएगी तो मेरा बेटा जहन में रखेंगे 50,000। अब मेरा बेटा आगे चलते हैं हम। कहता है कि हुकूमत पंजाब के बाद कामरा कम्प्लेक्स की तामीर में पाकिस्तान को किस मुल्क ने मदद दी। मेरा बेटा चीन ने। ये 273 मिलियन की ग्रांट थी, और 273 मिलियन की ग्रांट बहुत बड़ी ग्रांट है। तो फ़ौरन आप क्या किस पे टिक लगाएंगे, चीन पे लगाएंगे। बेटा इसका करेक्ट आंसर है दाल जुज़। अगर पूछे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की मुश्तरका सरहद की लंबाई क्या है, करेक्ट आंसर है मेरा बेटा इसका अलिफ जुज़ 2252 किलोमीटर। ये लंबी सरहद है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की, जो दोनों मुल्कों की मुश्तरका है। अगर पूछे कि शाहजहाँ ने आगरा की बजाय दिल्ली को अपना दारुल
हुकूमत कब बनाया? तो बेटा करेक्ट आंसर होगा बाजुज़ 1647। लेकिन एक और तरीके से भी पूछ सकता है, वो पूछ ले कि 1647 में आगरा की बजाय दिल्ली को अपना दारुल हुकूमत किसने बनाया? तो फिर बेटा आप लिखेंगे शाहजहां ने। ये दो तरह से आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, और ये जो आपसे एमसीक्यू डिस्कस किए जा रहे हैं मेरा बेटा, ये हर चैप्टर के वेरी इंपॉर्टेंट है। और आगे पूछेगा कि पाकिस्तान के कितने फ़ीसद लोगों को पीने का साफ़ पानी मुयस्सर है? बेटा पानी जो साफ़ मुयस्सर है पीने का वो 40% है, और जो मुयस्सर नहीं है वो 60% है। दो एतबार से आप इसे हल करेंगे। और बेटा वो आगे बात करेगा मुश्तरका तारीख़ी रिवायात कौमी इत्तेहाद के लिए बहुत ज़रूरी है। ये कौल किसका है? इससे कबल ये ज़रा दोबारा से आप देखें कि यहाँ पे पाकिस्तान के कितने फ़ीसद लोगों को पीने का साफ़ पानी मुयस्सर है। इसके बाद मुश्तरका तारीख़ी रिवायात है, तो बेटा इसका जवाब होगा अलिफ जुज़, जॉन एस मिल। अच्छा बेटा यहाँ पे दो चीज़ें हैं, आप डाउट में जा सकते हैं। आपके दो एमसीक्यूज़ एक एमसीक्यूज़ को हल ना करने की वजह से गलत हो सकते हैं, तो आप अपने 2 नंबर बचाने के लिए मेरी बात को गौर से सुनेंगे कि अगर पूछे रिवायात की बात आए तो बेटा कौल है जॉन एस मिल का। अगर रिवायात चेंज करके ज़बान की बात आ जाए कि मुश्तरका ज़बान कौमी इत्तेहाद के लिए बहुत ज़रूरी है, कौल किसका? तो बेटा फिर आप करेक्ट आंसर क्या होगा? रैमज़े म्यूर, जुज़ बा बनेगा ये। और बेटा आपका आखिरी एमसीक्यूज़, कामरा कम्प्लेक्स की तामीर में पाकिस्तान को किस मुल्क ने मदद दी? ये पहले गुजर चुका है, चाइना ने दी। दाल जुज़ है इसका। तो बेटा ये आपके एमसीक्यूज़ देखने में तो तकरीबन 30 हैं, लेकिन जैसे मैंने हल करवाए ये 60 से अबव हैं। एक एक में से जो 4-4 बनते थे, 3-3 बनते थे, मैंने आपके सामने प्रिपेयर किया, उन्हें कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए। अगर फिर भी मेरे किसी बेटे को किसी बेटी को समझ नहीं आती तो वो रब्ता कर सकती है, इसमें कोई मसला नहीं। तो तब तक के लिए इंशाअल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। फिर आइंदा लेक्चर के अंदर मज़ीद वेरी इंपॉर्टेंट सवालों को डिस्कस किया जाएगा जिसमें एमसीक्यूज़ शामिल होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।